तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज कवर करेंगे तराई भाबर का इतिहास, यानी आपका जो फाउंडेशन बैच है बच्चों उसी का ही पार्ट है। ध्यान रखना, जो हमारा फाउंडेशन क्लासेस चल रही है जहां मैंने आपको ब्रिटिशर्स तक एंड कराया हुआ है, उसी से आगे हम लेके चलेंगे आज तराई भाबर का इतिहास। इसमें दूसरी चीज सुनना, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे तो क्रैश कोर्स कहाँ गया, आज ही आएगा, इवनिंग में आएगा, ठीक है। सैटरडे संडे, क्योंकि आपके ये ध्यान रखना फाउंडेशन बैच भी है, साथ साथ ही उसको भी कवर करना है, क्रैश कोर्स भी कवर करना है, तो दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। जिस दिन ऑफ होगा, जैसे मेरा वीकेंड रहता है बच्चों, छुट्टी रहती है सैटरडे संडे को, तो उस दिन आपकी संभवतः 2 क्लासेज आएंगी, सुबह और शाम। और जिस दिन वैसा हॉलीडे होगा जो ऑफिशियल हॉलीडे होता है, जैसे कभी कोई त्योहार वगैरह होते हैं, उस दिन भी आपकी कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेज आपके दे सकूं। अब मान के चलिए आपके योगेश सर पुराने रिदम में आ गए हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस था, शादी वगैरह का प्रोग्राम था, आप लोग सभी जानते हैं, तो बहुत सी चीजें होती है बच्चों, दौड़ भाग, वो इधर उधर जाना, सब चीजें होती है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो ही जाता है क्रिएट, ठीक है। तो अब क्या है, यहां से मैंने आपसे कहा है कि रेगुलर क्लासेस उसी रिदम में, उसी तरीके से जो पहले आती थी वो चलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा इस बात को कि जितनी मेहनत इस ओर से हो रही है उससे डबल मेहनत आपके स्तर से होनी चाहिए। पता लगा सर लगे हैं अपनी ओर से मेहनत करने में और आप लोगों को कोई होश ही नहीं है, फिर कहोगे सर वहां बेहोश हो गए थे, आत्मा परमात्मा के पास जाते जाते बची है। हमने तो सर कोशिश की थी कि आपकी क्लासेस देखें, लेकिन क्या करें सर, हम तो ड्रीम 11 में इतना बिजी थे, आईपीएल का सीजन आ गया था सर, हमने सोचा कि कहाँ इस सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे, करोड़पति बन जाते हैं, इसी से काम बन जाएगा। लेकिन बच्चों, इन चीजों को साइड रखते हुए अपने करियर, अपने भविष्य पे भी आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप एंटरटेनमेंट की तरह अगर यूज कर रहे हैं तो वो अलग चीज है, बट अगर टोटल ही अगर 24 घंटे ध्यान उसी में है तो फिर कहीं ना कहीं आपके जो आगे निकट भविष्य के लिए जो संकेत है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से धुंधले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव संकेत देखने को जो आपके करियर के लिए, ठीक है। तो लिखो तराई भाबर का इतिहास। ये जो बैच है बच्चों, ये फाउंडेशन वाला है, ठीक है, हिस्ट्री वाला, तराई भाबर का इतिहास, तराई भाबर का इतिहास, ठीक है। हमने कहां तक किया था, ब्रिटिशर्स तक कराया है बच्चों, ध्यान रखना। उससे आगे हम लोग देखेंगे तराई भाबर का इतिहास वाला जो पोर्शन है, यहां पे आपको देखेंगे तराई इंप्रूवमेंट फंड ब्रिटिशर्स ने कैसे किया, ये सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की ओर आते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं तराई भाबर कौन सा क्षेत्र है। बेसिकली जो नैनीताल जनपद का जो मैदानी इलाका है बच्चों, जहां पे आपका हल्द्वानी से बाहर का इलाका है, यानी उधम सिंह नगर, काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर, किच्छा, ये जो पूरा इलाका है बच्चों, इसी इलाके को क्या कहते हैं, बेसिकली तराई भाबर का क्षेत्र। अगर आपको ध्यान होगा कहीं ना कहीं, जैसे सबसे ऊपर कौन सा था, जैसे ट्रांस हिमालयन इलाका आया, ये सबसे ऊंचे इलाके होते हैं, ऊंचे हिमालयी क्षेत्र आते हैं। उसके अलावा जैसे बृहद हिमालय क्षेत्र आया, उसके अलावा मध्य या लघु हिमालय आया, उसके बाद शिवालिक हिमालय आया, उसके बाद शिवालिक हिमालय के बाद जो मैदानी क्षेत्र वाले इलाके आते हैं, या एक बार उबड़ खाबड़ वाले इलाके आते हैं जो सबसे कम हाइट में होते हैं समुद्र से, वही इलाके, ये वाले इलाके भाबर कहलाते हैं, जो शिवालिक के जड़ पे लगे होते हैं, और उससे भी जो मैदानी इलाके उससे साउथ में होते हैं वो तराई कहलाते हैं। यानी तराई और भाबर का इलाका आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप खुद ही जानते हैं। हिमालयन के बाद जो हिमालय श्रेणी जब ऊंचाई से उसका घटता क्रम देखोगे, जहां से ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके अलावा मध्य लघु हिमालय, देन शिवालिक हिमालय, उसके बाद जो आता है बच्चों शिवालिक के साउथ में जो पहला इलाका आता है वो भाबर का इलाका आता है। जैसे शिवालिक श्रेणी आपकी ये है, तो इसका जो साउथ वाला पोर्शन होगा जो इससे लगा हुआ, इसकी जड़ पे होगा, वो भाबर होगा, और उससे जो साउथ का इलाका होगा वो तराई होगा। तो शिवालिक और के साउथ में ये इलाके पाए जाते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ आप सभी लोग जानते हैं। जो ये निर्माण हुआ बच्चों, क्योंकि हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं बच्चों, हिमालय से जो नदियां बह के आती हैं, इस तरीके से अलग अलग नदियां बह के आती हैं, ये क्या करती हैं, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ वगैरह लेके आती हैं। कौन सी, हिमालय से जो नदियां आती हैं। जब ये हिमालय से ढलान से उतर के मैदानी इलाकों की ओर प्रवेश करती हैं, यानी तो मैदानी इलाकों की ओर प्रवेश करते करते इनकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। स्पीड जैसे इनकी कम होगी तो जो बड़े बुलडोजर वगैरह अपने साथ बड़े पत्थर कंकड़ लेके आए हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने लग जाते हैं, क्योंकि नदी धकेल नहीं पाती, स्लोप चेंज हो गया। तो ये जो कंकड़ पत्थर के इलाके से बना हुआ इलाका शिवालिक के साउथ में आता है, उसको बोलते हैं भाबर। और जब ये उसके
बाद जो नदी है बच्चों इससे आगे को भी फ्लो होती रहती है, क्योंकि बड़े कंकड़ पत्थर तो यहीं रुक गए। इसके अलावा जब ये आगे को फ्लो होती है तो बारीक मिट्टी और बजरी अपने साथ यानी रेता अपने साथ लेके जाती है और थोड़ा सा आगे जाके क्या करती है, बड़े से मैदानों में इसको फैला देती है और ये इलाका अपने आप में क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। तो तराई भाबर का इतिहास ही हमने यहाँ पे कवर करना है, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये क्योंकि समझने वाली चीज है, यहाँ लिखने की जरूरत इसको है नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हो। आप जैसे आपने ये बनाया, आपने कहा कि ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये बृहद हिमालय हो गया, इसके अलावा ये मध्य या लघु हिमालय है, मध्य या लघु हिमालय। इसके बाद आपने कहा सर ये शिवालिक हिमालय आया, और उसके बाद का जो इलाका भाबर व तराई। तो कहने का मतलब जो ये भाबर और तराई है इसका इतिहास हमने देखना, और उत्तराखंड में बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत है। अब देखो बच्चों, चूंकि नैनीताल एक पर्यटक स्थल रहा है, नैनीताल जनपद, और बहुत ही अपने आप में उसका जो क्लाइमेट है या अपने आप में उसका जो मौसम है वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से जितने भी लोग आए यहाँ पे उनको सूट करता रहा, चाहे ब्रिटिशर्स हो या उससे पहले के लोगों, क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत ठंडे इलाका, गर्मियों से बचने के लिए बहुत सुंदर इलाका बताया गया है और है भी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, संयुक्त प्रांत की अपने आप को उसको क्या बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ठीक है। नैनीताल की अगर आप बात करोगे बच्चों, नैनीताल को क्या किया था ब्रिटिशर्स द्वारा, यानी ब्रिटेन के जो लोग थे उनके द्वारा नैनीताल को संयुक्त प्रांत किसको बोला जाता था, यूपी को बोला जाता था। वर्तमान यूपी जो है बच्चों इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी कब तक थी, 1961-60 के आसपास तक, यानी 1960-61 तक इसको ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया था अपना, एक प्रकार से 1960 तक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। मतलब जब यहाँ से चले गए थे तब भी रही थी संयुक्त प्रांत यूपी की, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो अलग चीज है। अब ये क्या था, नैनीताल जो अपने आप में इसकी प्राकृतिक संपदा है, फॉरेस्ट का इलाका है इसके पास, या बहुत से जीव जंतु यहाँ पे रहते थे। तो पुराने समय में राजा महाराजाओं का आखेट का केंद्र भी होता था, वो शिकार वगैरह करने भी आते थे, या यहाँ का जो फॉरेस्ट है ब्रिटिशर्स उसकी नज़र उन पे पड़ी। यहाँ के जो फॉरेस्ट के इलाके अगर आप देखोगे, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के बीच का इलाका, या जो बहुत डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है बच्चों, और वहाँ जो बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण वहाँ पे लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो बहुत से लोगों की नज़रों में ये क्षेत्र रहा था। तो उस क्षेत्र को कब्जाने के लिए, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र भी था, ठीक है, पहले से ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि जो तराई का क्षेत्र होता है तो वो मैदानी इलाका होता है और वहाँ पे पानी बहुत ईजिली अवेलेबल होता है धरती से नीचे। क्यों, क्योंकि ये जो पानी रिस के नीचे चला जाता है तो इजीली, इसीलिए इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पूछा था ना एक बार आयोग ने कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से इनमें से किन क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यानी पाताल तोड़ कुएं का मतलब आप जैसे ही थोड़ा सा खोदोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, पानी के फुहारे ऊपर को आ जाएंगे, ठीक है। तो पाताल तोड़ कुएं इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बेसिकली तराई के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे क्या है, कृषि भूमि है, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और वर्तमान में भारत का ही वन ऑफ द बेस्ट जो है बच्चों प्रोडक्टिव इलाका है कृषि के क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में पहले से बहुत से लोगों की नजर पड़ी कि यार हम लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ रहें, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें। उस पर ब्रिटिशर्स भी थे, उसमें कुमाऊं के राजा भी थे, चंद राजवंश के लोग, उसमें रोहिला जो आक्रमण कर रहा था उत्तराखंड में वो भी था, उसमें कटेहर हिंदू थे, उसमें अलग अलग टाइप के लोग इसमें से, अवध से भी यहाँ पे आक्रमण करने की अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों इन इलाकों में यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अभी आपको ये तो समझ गए होंगे, आप ये फिगर ऐसे ही बना देना, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। सबसे ऊपर ट्रांस, फिर बृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो भाग पाया जाता है भाबर और तराई, और इनका निर्माण कैसे होता है, ये हिमालय का इलाका समझो, यहाँ से आने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ बहा के लाते हैं, और जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचते हैं तो बड़े पत्थर कंकड़ यहीं रुक जाते हैं और फैल जाते हैं, तो वो भाबर का क्षेत्र कहलाता है शिवालिक के दक्षिण में। और जब ये नदी आगे को बहती है तो जो बचे हुए महीन बारीक मिट्टी और जो अपने आप में क्या है बजरी के कण है बच्चों, आगे के इलाकों में बड़े मैदानों में फैलाते हैं, जो कि तराई का क्षेत्र कहलाता है, और यहीं पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका निर्माण जो हुआ है बच्चों इस तरीके से हुआ है। नैनीताल का जो इलाका है, कौन सा इलाका इसमें आता है वो समझिए, ठीक है। अब यहाँ की अगर आप प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि देखो किसी भी चीज का इतिहास पढ़ने से पहले वहां का थोड़ा सा हमें भूगोल देखना पड़ेगा, भूगोल नहीं देखोगे तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की अगर आप प्राकृतिक वनस्पति की बात करोगे, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कौन कौन से यहाँ पे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जब सब समुद्र तल से जो सबसे कम हाइट का इलाका होगा वहां पे सदाबहार घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी सबसे नीचे का इलाका जो होगा सदाबहार घास के मैदान, ठीक है,
घास मैदान, यानी सदाबहार एवरग्रीन जो फील्ड है बच्चों ग्रास का, वो पाया जाएगा। और इसकी हाइट जो होती है बच्चों बहुत कम ऊंचाई में ही पाए जाते हैं सदाबहार घास के मैदान, लगभग 420 मीटर, यानी समुद्र तल से आप 420 मीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो सदाबहार घास के मैदान। इससे अगर आप थोड़ा सा हाइट की ओर बढ़ोगे तो इन इलाकों में पाया जाएगा बच्चों समशीतोष्ण पतझड़ वन। ठीक है, कौन से पाए जाएंगे? समशीतोष्ण पतझड़ वन। ये क्या करते हैं बच्चों, एक सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे आजकल ही देखो, आजकल ही अपनी पत्तियां गिरा देंगे। और ये पाया जाएगा लगभग 820 या 850 मीटर के आसपास। ठीक है, अगर आप समशीतोष्ण पतझड़ वन की बात करेंगे, इसके अंदर मुख्यतः कौन कौन से आते हैं बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। साल है, खैर है, शीशम है, हल्दू है, सागौन। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे इधर लिख देता हूं, देखो इसके ब्रैकेट में लिखना, साल, शीशम, खैर, सागौन। ठीक है, ये वाले वृक्ष यानी साल, शीशम, खैर, सागौन। इसके अलावा आप लिखो हल्दू लिख लो इसमें, और यूकेलिप्टस लिख लो। ठीक है, ये वाले पेड़ पाए जाते हैं। हल्दू चौड़ नाम सुना होगा ना आपने, इसी के पेड़ हल्दू, और कौन से अपने आप में यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टिस। ठीक है, ये वाले पेड़ इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और हाइट की ओर जाओगे बच्चों, यानी थोड़ा सा इससे अधिक ऊंचाई की ओर जाओगे, तो आपको यहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल पाए जाएंगे। ठीक है, लिखो समशीतोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल, समशीतोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, समशीतोष्णी चीड़ के जंगल लगभग 950 मीटर की हाइट के आसपास, तो लगभग एक अनुमान है। ठीक है, इस हाइट में क्या पाए जाएंगे अपने आप में, समशीतोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल पाए जाएंगे। तो ये जो है बच्चों, ये प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि बहुत कीमती लकड़ियां होती हैं और बहुत घने जंगल यहाँ पे होते हैं। कई लोग यहाँ पे जीव जंतु के शिकार करने के लिए भी बसे थे प्राचीन काल में। कई लोग यहाँ पे जो है इन लकड़ियों का दोहन करने के लिए बसे थे। तो बहुत एक प्रकार से ये इलाका क्या था बच्चों, अपने आप में समृद्ध था इन चीजों से। अगर आप इन तराई भाबर के क्षेत्रों की नदियों की बात करेंगे, तो इसमें बेसिकली कोसी, काली और आप इन नदियों को छोड़ के, और गौला नदी को छोड़ के, बाकी सभी नदियां कहां से निकलती हैं बच्चों, जो ये वाली इन नदियों को छोड़ के बाकी सभी नदी शिवालिक श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां। ठीक है, प्रमुख नदियों की अगर आप बात करोगे बच्चों, इस इलाकों में अधिकांश शिवालिक श्रृंखला से निकलती है, और इसमें कोसी, गौला व काली को छोड़कर। ठीक है, अगर कभी पूछता है तराई भाबर की नदियों का मुख्य स्रोत कौन सा है, शिवालिक है। ठीक है, लिखो इसकी अधिकांश नदियां, इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां शिवालिक श्रेणी से उद्गमित होती हैं, या शिवालिक श्रेणी से निकलती है, जो सबसे साउथ में बताया मैंने। ठीक है, शिवालिक श्रेणी से निकलती है। ठीक है, कौन कौन सी छोड़कर, ब्रैकेट में लिखो कोसी प्लस काली, और अपने आप में कौन सी एक तीसरी नदी गौला को छोड़कर। ठीक है, ये नहीं निकलती है, इसके अलावा गौला को छोड़कर। गौला नदी कहाँ बहती है पता होगा आपको, हल्द्वानी के इलाके में। ठीक है, हल्द्वानी काठगोदाम गौला नदी के किनारे ही है। काली पता ही आपको टनकपुर वगैरह के इलाके में आती है, और कोसी भी। तो अधिकांश नदियां शिवालिक श्रेणी से निकलती, इनको छोड़कर। अब यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं बच्चों, इनका बहाव बेसिकली पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ का बहाव लिखो, सामान्यतः, सामान्यतः मैंने शब्द लिखा है, ध्यान सुनना, सामान्यतः पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। जनरली, अब आप कहोगे सर सामान्यता का मतलब क्या है? सामान्यता का मतलब है, किसी ने कहा कि सर कौवा काला होता है, मैंने भी कहा ठीक है, काले कलर का तोता कौवा। एक उठा आप ही में से विद्वान लड़का, उसने कहा नहीं सर हमारे वहां तो सफेद होता है। तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूं कि सफेद नहीं होता, तो हो सकता है उसके वहां कौवा सफेद होता हो। तो अगर उसके वहां सफेद है तो ये एक्सेप्शन है बच्चों, अपवाद है। मैं ये इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता हूं कि वहां कौवा सफेद नहीं होता है, हो सकता है। इसीलिए अगर वहां सफेद है तो शब्द सामान्यतः का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें अपवाद हो सकता है कि कुछ नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर भी चले जाएं, कुछ अलग डायरेक्शन में चले जाएं, लेकिन जनरली इन नदियों का बहाव है पश्चिम से पूर्व। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, कोई भी आयोग हो, अगर आजकल आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं शिवालिक तराई भाबर के क्षेत्र में बहने वाली नदियां अधिकांश शिवालिक श्रेणियां से निकलती हैं, अब आधा तो कंफ्यूज, यार सही कह रहा होगा गलत कह रहा होगा, यार कहाँ पढ़ूं कहाँ, कहीं किताबों में है ही नहीं ऐसा, भाई यहाँ पढ़ाया तो है। दूसरा, सामान्यतः इन नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अरे भाई राम सिंह, तेरे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो वहां ऑप्शन आएगा ओनली एक सही,
केवल दो सही, एक और दो सही, इनमें से कोई सही नहीं। तो राम सिंह अगर तूने ढंग से पढ़ा होगा तो सामान्यतः तेरे दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इन नदियों की अगर आप बात करोगे प्रमुख रूप से बच्चों, यहाँ पे जो बहती है फीका है, ढेला है, दापका है, बौर है, भाखड़ा है, नंधौर है और इसके अलावा कामीन, ये नदियां इसमें है। ठीक है, प्रमुख कौन कौन सी लिख लो, नोट करके, पेपर में आएगा नहीं लेकिन फिर भी, फीका, ढेला, इसके अलावा दापका, बौर और भाखड़ा। ठीक है, दापका, बौर और भाखड़ा। ठीक है, ये सब तराई भाबर की नदियां हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा नंधौर व कामीन, नंधौर व कामीन, नंधौर व कामीन। ठीक है, अब आप कहोगे सर भूगोल क्यों पढ़ा रहे हो इतिहास में, ये इसीलिए पढ़ाया जाता है। देखो बच्चों, ये बेसिकली क्या है, बरसाती नाले टाइप के रूप में है। ठीक है, ये सदाबहार नहीं बहते हैं। अभी तो आप जाओगे तो आपको खाली ये गधेरे टाइप के दिखेंगे, नाले टाइप के। ये सामान्यतः बरसात में भर जाते हैं बच्चों, जब बारिश का पानी आता है तो फुल हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, देखो ये इसीलिए पढ़ाया जाता है बच्चों। आखिर तराई भाबर पे लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि ये ही नदियां वहां पे सिंचाई के रूप में प्रयोग की जाती है, यही नाले। ठीक है, ये वहां की इलाके को, उस भूमि को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, वहां की भूमि के लिए सिंचाई साधन के रूप में काम करते हैं, सिंचित उस क्षेत्र को करते हैं। तो नदियां ही नहीं होंगी तो लोग बसेंगे क्यों, तराई भाबर के लिए मारामार क्यों होती होगी प्राचीन काल में। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पे नदियां थी तो कृषि के लिए फायदा हुआ, वहां पे प्राकृतिक वनस्पतियां थी तो जीव जंतु के लिए घास भी आती थी, लकड़ियां भी चोर वो कर सकते थे, काट कूट के जंगल, और जो कीमती वहां पे संसाधन थे बच्चों, इसीलिए नदियां भी यहाँ पे कराई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर जाओगे बच्चों इस क्षेत्र के, ठीक है, तो देखना ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सुन लेना, ऐतिहासिक महत्व जो मैं बताऊंगा वो। अब देखो बच्चों, ये इलाका प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का एक प्रकार से रहने का इलाका बताया गया। ऋषि मुनि लोगों ने यहाँ पे तप किया, तपस्या की। इसके अलावा पांडवों ने जिस समय अज्ञातवास किया था बच्चों, बताया जाता है कि पांडव एक मतलब अदृश्य मतलब दूसरे भेष में इन्हीं क्या तराई भाबर के इलाकों में आए थे, ये सब चीजें कहा जाता है। ठीक है, अब आपको सर कैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे ऋषि मुनि रहे होंगे, इसका एक प्रमाण है बच्चों सीताबनी। अगर आपको सुना होगा ये लिख लेना। ठीक है, जिसको पता नहीं है, सीताबनी। सीताबनी कहां पे पड़ता है बच्चों, कोटाबाग नैनीताल में, कोटाबाग नैनीताल के पास। ठीक है, ये कहां पड़ता है, सीताबनी, कोटाबाग नैनीताल के पास पड़ता है। और ये सीताबनी के बारे में कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रय यहीं पे था, और माता सीता ने जब अयोध्या लौटने के बाद उनको वापस भेज दिया गया था, तो माता सीता ने भी कहा जाता है कि यहीं पे अपने आप में क्या किया था बच्चों, वनवास बिताया हुआ था इसी जगह पे। ठीक है, तो सीताबनी क्यों प्रचलित है, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने तप किया था या उनका आश्रम सीताबनी में था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जो सीताबनी है बच्चों, वहां पे माता सीता ने क्या किया था, अपने आप में यहीं पे वनवास बिताया था। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, जो ये इलाका है बच्चों, इसमें विदर्भ राजा जो थे बच्चों, उन्होंने भी यहाँ पे आने की कोशिश की। इसके अलावा पांडवों का अज्ञातवास यहाँ पे रहा। साथ ही साथ एक बहुत प्रसिद्ध जगह है बच्चों, काशीपुर, जिसको कि वेनसांग क्या कहते हैं, गोविसाण कहते हैं। ठीक है, ये काशीपुर जो है, यहाँ पे कुछ इमारतों के खंडहर मिले थे बच्चों, इसी काशीपुर का नाम गोविसाण बताया गया। और गोविसाण किसके द्वारा बताया गया, वेनसांग। और कई बार पेपर में आता है। ठीक है, अगर ये पूछता है क्वेश्चन आपको कि काशीपुर को किसने गोविसाण कहा था, तो वेनसांग इसको गोविसाण बताता है। और काशीपुर का नाम क्या है बच्चों, अपने आप में प्राचीन नाम गोविसाण है। इससे भी संबंधित कई बार पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिला होगा कि काशीपुर का ही नाम क्या था, अपने आप में गोविसाण था। इसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों, तो इस यहाँ पे जो था, जैसे प्राचीन काल में मैंने कहा कि महर्षि लोग आए थे, माता सीता यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा कई राजा, विदर्भ के भी राजा यहाँ पे उनने रूल किया था, पांडवों ने रूल किया था, कई अनेक विदेशी यात्री इस क्षेत्र को देखने के लिए आए। लेकिन कुछ समय के लिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रकार से जैसे कत्यूरी आए। कत्यूरी क्योंकि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा स्रोत मिलते हैं जानकारी के। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश के समय में भी ये क्षेत्र क्या था बच्चों, एक प्रकार से संपन्न क्षेत्र हुआ करता था, तराई भाबर का क्षेत्र, क्योंकि इसके इलाके जो थे बच्चों, एक प्रकार से अपने बहुत अच्छी कंडीशन में थे, ऐसा बताया जाता था कत्यूरी के समय में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बच्चों, जब कत्यूरी का पतन हुआ, उसके 3-4 साल तक, ये जब हर्षवर्धन और
सेंटर में जब गुप्त राजवंश था, उन 3-4 सालों में इसके इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये क्षेत्र जो था बच्चों, कत्यूरी जब यहाँ से समाप्त हो गए थे तो यहाँ पे एक अराजकता का काल उत्पन्न हो गया था। लोगों ने तराई भाबर का क्षेत्र छोड़ दिया था क्योंकि बहुत बेहद इलाका था, जंगल के इलाके थे, तो वहाँ पे लोग कम मिलते हैं, वहाँ की जानकारी नहीं मिलती है। तो लगभग 1100 ईस्वी तक अगर आप देखोगे तो तराई भाबर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का रूल हुआ या दिल्ली सल्तनत वहाँ पे आई, तो उसमें बलबन से लेके नसरुद्दीन शाह से लेके फिरोज शाह तुगलक तक कई राजाओं ने यहाँ पे आक्रमण किए, ऐसा बताया जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सुने रहना, ठीक है। मैंने क्या कहा, कत्यूरी के काल तक ये क्षेत्र अपने आप में एक समृद्धि का केंद्र हुआ था, लेकिन पिछले उसके बाद 1100 ईस्वी तक इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1100 ईस्वी तक अगर आप इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ की जानकारी नहीं मिलेगी। मैं धीरे धीरे आपको उसी पॉइंट पे लेके आऊँगा, क्योंकि देखो कई लोग सोचते हैं कि फैक्ट लिख दो यही पेपर में आएगा। बच्चों सुने रहोगे तो आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, और अच्छा वक्ता अगर आप बनोगे तो आप तभी बन पाओगे जब आपने चीज़ें सुनी होंगी और आप एग्जामिनेशन हॉल में भी आप चीज़ें सही कराओगे, ठीक है। तो कत्यूरी राजवंश के बाद मैंने बताया कुछ समय तक यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। फिर दिल्ली में जब दिल्ली राजवंश में जब सल्तनत काल वहां पे शुरू हुआ तो बलबन से लेके नसरुद्दीन शाह से लेके फिरोज शाह तुगलक ने इस क्षेत्र में आक्रमण करना शुरू किया। लेकिन मेन इंटरेस्ट, मेन ट्विस्ट कब आता है बच्चों, जब यहाँ पे मुगल काल में तराई क्षेत्र में मुगलों के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, और भाबर का क्षेत्र तब भी उनसे दूर था, ठीक है। और उस समय आईने अकबरी जो लिखी गई थी उसमें तराई के 21 महलों का जिक्र होता है बच्चों। 21 महाल थे, जैसे महाल मतलब परगने टाइप के, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना क्षेत्र, जैसे हमने जिले बांट दिए, वो तो पहले के टाइम पे क्या किया जाता, महाल होते थे, ठीक है। तो इसमें नोट करके लिखो, नोट करके लिखना, ठीक है। ये आपकी खाली समझने के लिए नोट करके लिखो। कत्यूरियों के बाद, कत्यूरियों के बाद, ठीक है, दिल्ली सल्तनत तक तराई भाबर के क्षेत्र के बारे में जानकारी का अभाव है, ठीक है। कत्यूरियों के बाद दिल्ली सल्तनत काल तक तराई भाबर के क्षेत्र में इतिहास की जानकारी का अभाव है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो मुगलों के काल में, ठीक है, मुगलों के काल में तराई का क्षेत्र मुगलों के अधीन आ गया था, ठीक है। मुगल काल में जैसे मुगल आए, तराई क्षेत्र मुगल के अधीन था, तराई क्षेत्र किसके अधीन था, मुगल के अधीन था, किंतु भाबर का क्षेत्र अभी भी स्वतंत्र था, ठीक है। तराई क्षेत्र मुगल के पास, किंतु किंतु भाबर का क्षेत्र अभी भी स्वतंत्र था, भाबर का क्षेत्र अभी भी स्वतंत्र था, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, आईने अकबरी में कितने महलों का जिक्र किया गया है। आईने अकबरी में, आईने अकबरी में, ठीक है, आईने अकबरी में कितने महलों का जिक्र किया गया है। महल होते थे 21 महल, ठीक है। आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का लिखना, आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र किया गया है, 21 महल का जिक्र किया गया है बच्चों, ठीक है। अब जो 21 महल थे बच्चों, उस समय क्या करते थे, इसका बहुत ज्यादा अपने आप में यूज हुआ करता था। अब क्या किया गया बच्चों, अकबर का समकालीन एक चंद राजा हुआ करता था, रुद्रचंद, ठीक है। तो अकबर का एक समकालीन था, जब अकबर का समकालीन, इसका नाम क्या था, रुद्रचंद, ठीक है। जब यानी मुगल वंश में अकबर रूल कर रहा था तो कुमाऊं में चंद वंश का शासन था। अब क्या था बच्चों, जो तराई भाबर का क्षेत्र था मुगल काल आते आते वो थोड़ा सा समृद्ध होने लग गया था, ठीक है। इनमें मुगलों का नियंत्रण था क्योंकि भारत में मुगल नियंत्रित थे उसमें। तो तराई के क्षेत्र में बहुत से लोगों की नजर पड़ने लगी, चाहे वो रोहिला हो, हिंदू का टेहर हो या कोई अन्य हो, इस क्षेत्र में क्या करने पड़ लगी बच्चों, इनकी नजर पड़ने लगी। अब इनकी नजर पड़ने लगी तो रुद्रचंद क्या किया, अकबर के पास जाता है मुगल सम्राट, और मुगल सम्राट से वो ये कहता है कि तराई का क्षेत्र हमें दे दो, तराई का क्षेत्र हम चाहते हैं, हम जो है यानी कुमाऊं जो है मुगलों की सहायता करेगा। मुगलों को क्या किया गया बच्चों, कुमाऊं के राजाओं द्वारा कई प्रकार के पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक यानी घोड़े उपलब्ध कराए गए, घुड़सवार सैनिक दिए गए, पैदल सैनिक दिए गए, और कई अभियानों में मुगलों की कुमाऊं के द्वारा क्या की गई, सहायता की गई, ठीक है। इसी सहायता से प्रसन्न होकर, पुरानी लिखना है, इसी सहायता से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया बच्चों, रुद्रचंद को तराई का एक क्षेत्र दिया जिसका नाम है 84 माल या 9 लखिया माल, ठीक है। लिखो अकबर द्वारा किस शासक द्वारा, या जैसे भी लिखते हो, ठीक है, किस शासक द्वारा, यानी किस शासक द्वारा या अकबर द्वारा रुद्रचंद को तराई का 84 माल क्षेत्र उपलब्ध कराया गया, 84 माल क्षेत्र, ठीक है। इसको 9 लखिया माल भी कहते हैं बच्चों, इससे 9 लाख की इनकम होती थी सारा में, ठीक है। 9 लखिया माल भी कहते हैं इसको, ठीक है।
तो अकबर को ने क्या किया बच्चों, नौलखिया माल या 84 माल का क्षेत्र रुद्रचंद को दिया, पेपर में आता भी है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना क्यों दिया होगा, क्योंकि रुद्रचंद ने क्या किया बच्चों, मुगल शासन को सहायता की थी। इसको क्यों दिया होगा, ब्रैकेट में लिखो, रुद्रचंद ने मुगलों की सहायता की थी, सैनिक दिए थे, घुड़सवार सैनिक दिए थे, और कई मुगल अभियानों में कुमाऊं की सेना को क्या किया था, मुगलों के सहयोग के लिए भेजा था, इसीलिए प्रसन्न हो गए, ठीक है। अब जो ये 84 माल का क्षेत्र था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ध्यान रखना जो मैं अब लिखाऊंगा, ठीक है। ये 84 माल का क्षेत्र अगर आप देखोगे, ये पूर्व में अगर आप देखोगे, पूर्व में 84 माल का क्षेत्र शारदा नदी, इसके पूर्व में शारदा नदी थी, इसके पश्चिम में एक नदी थी बच्चों जिसको बोला जाता है पीली नदी, ठीक है। इसके उत्तर में था बच्चों भाबर का इलाका, और इसके दक्षिण में था अपने आप में क्या, मैदानी इलाका, मैदानी इलाका, ठीक है। तो ये जो 84 माल का क्षेत्र था, इसमें उसमें 7 परगने आते थे। कितने परगने, 7, ठीक है। लिखो 84 माल का क्षेत्र 7 परगनों में विभाजित था, जो रुद्रचंद के कब्जे में आए, ठीक है। 7 परगनों में विभाजित था। यहीं पे से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और यहीं पे आज की क्लास में एंड करूंगा, क्योंकि ये क्लास पहले आपको एक बेसिक आइडिया देगा कि किस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। ये 7 परगनों में विभाजित था, इनके नाम आपको पता होने चाहिए बच्चों, ये पेपर में पूछेगा। ये कौन कौन से थे, ध्यान देना। इसमें एक था सहजगीर, जो वर्तमान जसपुर है, ठीक है। सहजगीर अगर पूछता है प्राचीन काल में सहजगीर कौन सा शहर था, तो जसपुर हो जाएगा इसका आंसर, ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बच्चों इसमें था कोटा, जिसको वर्तमान काशीपुर बोला जाता है, कोटा, वर्तमान काशीपुर, ठीक है। तीसरा इसमें बोला जाता है बच्चों मुडिया, जो कि वर्तमान बाजपुर है, मुडिया वर्तमान बाजपुर है, ठीक है। मुडिया के बाद जो आता है बच्चों वो कौन सा आता है, गदरपुर, सब वहां के इलाके, यूएस नगर वगैरह के इलाके, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो आता है असम बुक्सार, बुक्सार होता था रुद्रपुरा किलपुरी का इलाका, ठीक है। बुक्सार लिखो, ये इलाका था रुद्रपुर का इलाका, किलसारी और रुद्रपुर प्लस किलसारी लिख लो, जगह पड़ती है, ठीक है। किलसारी वो रुद्रपुर का इलाका था, भुक्सार। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और 2 इलाके, एक बक्सी था बच्चों, जो प्राचीन काल में नानक मत्ता, जो वर्तमान नानक मत्ता, ठीक है, बक्सी, नानक मत्ता, ठीक है। और इसके अलावा अंतिम लिखो बच्चों, इसमें क्या लिखोगे, चिंकी, जो कि सुबड़ना व बहेड़ी का इलाका था, ठीक है। चिंकी लिखो, ये यूपी में पड़ता है, सुबड़ना प्लस बहेड़ी, बहेड़ी यूपी में पड़ता है, मतलब यूपी क्या उत्तराखंड का इलाका होगा, लेकिन वो वहां पे है, कौन सा, बरेली रोड में पड़ता है, ठीक है। तो ये 7 परगने में विभाजित था। रुद्रचंद को क्या मिल गया बच्चों, ये वाला इलाका मिल गया, ठीक है। अब रुद्रचंद को ये इलाका मिला, तो एक समय बाद क्या हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तराई के क्षेत्र में ठीक ठाक इनकम होती थी, रुद्रचंद का ये इलाका। अब जब उसके बाद एक प्रमुख राजा आया बच्चों, त्रिमल चंद है। त्रिमल चंद के समय में ये शासन जो है बच्चों, ये वाला इलाका बहुत क्या हो गया बच्चों, फेमस, ठीक है। त्रिमल चंद्र, त्रिमल चंद, त्रिमल चंद के समय में ये जो तराई का इलाका है बच्चों बहुत समृद्ध था, और यहां से चंद्रवंशियों को लगभग 9 लाख रुपए की सालाना आय होती थी, ठीक है। 9 लाख रुपए की सालाना आय, क्योंकि 9 लाख की सालाना आय होती थी। अब ये सालाना आय जो है बच्चों, जो त्रिमल चंद या चंद्र राजवंश के दुश्मन थे या जो उनके अगेंस्ट थे, उनको पसंद नहीं आए, खटकती थी उनके आंखों में, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भी तराई भाबर के इलाके पे कब्जा करें, हमें भी रेवेन्यू प्राप्त होगा, हमें भी इनकम। इनमें प्रमुख थे बच्चों कटेहर के हिंदू राजा और रोहिला लोग, ठीक है। उनको क्या लगा कि हम लोग इस क्षेत्र से क्या करें, अपने आप में इस क्षेत्र को प्राप्त करें। तो जब त्रिमल चंद की मृत्यु होती है, एक प्रमुख राजा आता है बाज बहादुर चंद, ठीक है। बाज बहादुर चंद को लगा यार ये जो दुश्मन लोग हैं हमारे, कहीं ये लोग हमसे क्या ना करें बच्चों, अपने आप में ये जो हमारा क्षेत्र है, वो बाज बहादुर चंद पुनः शाहजहां के दरबार में चला गया मुगल शासन में, और उससे कहा कि हम लोग आपके कुछ अभियानों में मदद करेंगे, जैसे रुद्रचंद ने किया था, आप हमें ये वाला इलाका पुनः, हमारा 84 माल का क्षेत्र हमारे पास आना चाहिए, कोई दूसरा इसमें कब्जा न करे, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद की जो सेना थी, उसने मुगलों का सहयोग किया था, उनके साथ युद्ध लड़े थे, तो उससे शाहजहां प्रसन्न हुआ, और वहां पे मुरादाबाद का कोई रूलर होगा वो नहीं पढ़ना है, उससे कहा कि भाई इसकी हेल्प कर, 84 माल का क्षेत्र इसके पास आना चाहिए। तो 84 माल का क्षेत्र पुनः बाज बहादुर चंद के पास आया, और बाज बहादुर चंद ने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम है बाजपुर नगर, ठीक है। बाजपुर की स्थापना किसने की, बाज बहादुर चंद। और इसी के समय क्या हुआ बच्चों, जो तराई भाबर का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र पूर्णतः चंद्रवंश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो नोट करके लिखो, तराई का क्षेत्र पूर्ण रूप से चंद्रवंश में शामिल, तराई का क्षेत्र पूर्ण रूप से चंद्रवंश में शामिल।
तराई का क्षेत्र पूर्ण रूप से चंद्र में शामिल किसके समय हुआ? बाज बहादुर चंद्र, बाज बहादुर चंद के समय शामिल हुआ। ठीक है, इसने शाहजहां ने इसकी हेल्प की थी, इसके ब्रैकेट में लिखो शाहजहां के मदद के साथ। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ आई होंगी आपको। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे को कवर करेंगे बच्चों। आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं ये वाला क्षेत्र, क्योंकि फिर लेंदी हो जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।